कहानी की शुरुआत में हम गॉर्डन फ्लेमिंग को देखते हैं, जो एक एस्बेस्टस हटाने वाली कंपनी का मालिक है। एस्बेस्टस बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा एक ऐसा खतरनाक काम है जिसे इसके जानलेवा नुकसानों की वजह से कई देशों में पहले ही बैन किया जा चुका है। अगर कोई लंबे समय तक इसके संपर्क में रहे तो उसे फेफड़ों या पेट का कैंसर जैसी खौफनाक बीमारियां हो सकती हैं और बात मौत तक भी पहुंच सकती है। लेकिन गॉर्डन इस वक्त भारी पैसों की तंगी से जूझ रहा है। अपनी इसी मजबूरी के चलते वो डेनवर के एक वीरान और डरावने मेंटल हॉस्पिटल की सफाई का एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। 1871 में बनी इस विशाल इमारत को 1985 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब सरकार इस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके एक नया सिटी हॉल बनाना चाहती है। उसी दोपहर गॉर्डन अपने साथी फील के साथ उस खंडहर हो चुके अस्पताल पहुंचता है। वहां ग्रिग्स नाम का एक सरकारी अधिकारी उन्हें गाइड करते हुए पूरी बिल्डिंग दिखाता है। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था, जहां अस्पताल की पुरानी और अजीबोगरीब चीजें आज भी हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। ग्रिग्स बताता है कि इस हॉस्पिटल का डिजाइन एक चमगादड़ जैसा था। इसके बिल्कुल बीच में मेन स्टाफ रहता था और बाएं दाएं विंग्स में पुरुष और महिला मरीजों को अलग अलग रखा जाता था। हर विंग में ए से डी तक 4 वार्ड थे, लेकिन इसका सबसे खौफनाक हिस्सा था वार्ड ए, जो सबसे अलग थलग था और जहां किसी समय में दुनिया के सबसे हिंसक और खतरनाक मरीजों को कैद रखा जाता था। अब देखते हैं असली सस्पेंस। जब ये लोग अस्पताल के खस्ताहाल गलियारों से गुजर रहे होते हैं तो गॉर्डन की नजर बिल्कुल आखिरी छोर पर रखी एक रहस्यमयी व्हील चेयर पर पड़ती है। सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ही पलों के लिए उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो सीधा उसका नाम पुकार रही होती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच ग्रिग्स बताता है कि इस अस्पताल को इतनी आसानी से गिराया नहीं जा सकता क्योंकि इसे एक ऐतिहासिक स्थल का दर्जा मिला हुआ है। सालों से बंद पड़े होने के कारण यह जगह उपद्रवियों, बेघर लोगों और नशेदियों का अड्डा बन चुकी थी, जिसका सबूत दीवारों पर बनी अजीबो गरीब भित्ति चित्र और पेंटिंग्स थीं। पूरे अस्पताल में एस्बेस्टस का मुआयना करने के बाद गॉर्डन को समझ आ जाता है कि इस सफाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय तो लगेगा ही। इमारत से गुजरते हुए फील को अचानक एक बेहद डरावना कमरा मिलता है। इस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें, फटे हुए मैगजीन के पन्ने और पुराने अखबारों की कटिंग चिपकी हुई थीं। ये सब देखकर उस जगह का माहौल और भी ज्यादा अशांत और भयानक लगने लगता है। टूर खत्म होने के बाद ग्रिग्स गॉर्डन को हाल ही में पिता बनने की बधाई देता है, लेकिन गॉर्डन भारी फाइनेंशियल प्रेशर में है और वो किसी भी कीमत पर किसी दूसरी कंपनी के हाथों यह कॉन्ट्रैक्ट खोना नहीं चाहता। इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसकी टीम यह काम सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा कर सकती है। हैरानी की बात यह थी कि ग्रिग्स तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाता है। शाम ढलने के बाद गॉर्डन अपने घर लौटता है। वो कार में ही बैठा है और सड़क के उस पार से अपनी पत्नी वेंडी और अपनी नवजात बच्ची को चुपचाप घूर रहा है। पर जैसे ही वो कार से बाहर निकलकर घर की तरफ कदम बढ़ाता है, उसे एक बार फिर से वही रहस्यमयी और डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। सोमवार को सफाई का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। गॉर्डन अपनी टीम के साथ आता है, जिसमें फील, हैंक जिसे जुए की बुरी लत है, गॉर्डन का भतीजा जेफ जिसे अंधेरे से सख्त डर लगता है, और माइक शामिल है। माइक एक ऐसा वर्कर है जिसे इस वीरान मेंटल हॉस्पिटल के काले इतिहास के बारे में लगभग सब कुछ पता है। चूंकि काम को नॉर्मल टाइम से बहुत पहले खत्म करना है, इसलिए गॉर्डन अपनी टीम के हर मेंबर को $10,000 का भारी बोनस देने का वादा करता है, बशर्ते प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाए। काम शुरू होते ही माइक सबको बताता है कि 1980 के दशक में बजट की कमी और 1984 में पेट्रिसिया विलार्ड नाम की एक मरीज के खौफनाक स्कैंडल की वजह से यह अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। माइक बताता है कि इस अस्पताल में मरीजों की दबी हुई दर्दनाक यादों को वापस लाने के लिए एक अजीब और विवादास्पद थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के एक सेशन के दौरान पेट्रिसिया ने अचानक दावा किया कि बचपन में उसके अपने ही पिता ने उसका कई बार शोषण किया था। कहानी तब और खौफनाक हो गई जब पेट्रिसिया ने बताया कि उसके दादा दादी और यहाँ तक कि उसकी माँ ने काले कपड़े पहनकर यह सब देखा, जैसे वो किसी शैतानी पंथ के अनुष्ठान का हिस्सा हो। उसने यह भी इल्जाम लगाया कि उसका कई बार जबरन अबॉर्शन कराया गया और उसके परिवार ने उस भ्रूण को खा लिया। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसका पूरा मेडिकल चेकअप किया तो सच कुछ और ही निकला। पेट्रिसिया पूरी तरह स्वस्थ थी और उसने कभी अपनी वर्जिनिटी खोई ही नहीं थी। इन झूठे आरोपों की वजह से पेट्रिसिया के परिवार ने अस्पताल पर केस कर दिया। अस्पताल पहले से ही भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और आखिरकार 1985 में इस मनहूस जगह को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तंग डेडलाइन की वजह से
टीम के बीच धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। फिल गॉर्डन से बहस करता है कि हैंक की जगह किसी ज्यादा अनुभवी आदमी क्रेग को काम पर रखा जाए। इसी काम के बीच माइक जेफ को बेसमेंट में जाकर मशीन का बिजली कनेक्शन चेक करने को कहता है, लेकिन अंधेरे के खौफ से जेफ वहां जाने से तुरंत मना कर देता है। आखिर में हार कर माइक को खुद अकेले उस घुप अंधेरे बेसमेंट में जाना पड़ता है। मशीन ठीक करने के बाद माइक उत्सुकता में उस पुराने बेसमेंट के अंदर तक चला जाता है। वहां उसे एक स्टोरेज रूम मिलता है जिसमें एविडेंस स्टोरेज लिखा हुआ एक बॉक्स रखा था। बॉक्स के अंदर इस अस्पताल के पुराने मरीजों की साइकियाट्रिक रिकॉर्डिंग वाले कई पुराने कैसेट टेप्स रखे हुए थे। रात को जब सब घर चले जाते हैं, माइक वहां रुककर उन टेप्स को प्ले करता है। ये टेप्स लोनी नाम के एक मनोचिकित्सक और मरीज नंबर 44 यानी मैरी हॉब्स के बीच हुए सेशन के थे। जैसे ही माइक पहला सेशन सुनता है, डॉक्टर लोनी मैरी से पूछते हैं कि 22 साल पहले क्रिसमस की रात असल में क्या हुआ था। पहले तो मैरी जोर देकर कहती है कि उस रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन अचानक उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो अपनी उंगलियां मुंह के अंदर डाल लेती है, उसकी आवाज छोटी बच्ची जैसी हो जाती है और वो जिद करती है कि उसे सिर्फ राजकुमारी बुलाया जाए। टेप में डॉक्टर लोनी पूछते हैं मैरी, लेकिन पलटकर जो जवाब आता है वह मैरी की नॉर्मल आवाज नहीं थी। उसके मुंह से बिल्कुल एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो पूछती है, डॉक्टर साहब आप गुड़ियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? माइक को कोई अंदाजा नहीं था कि इन टेपों का क्या खौफनाक नतीजा होने वाला है। अब आता है सेशन 9। इससे साफ हो जाता है कि मैरी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार है। उसके अंदर नॉर्मल पर्सनैलिटी और राजकुमारी के अलावा बिली और साइमन नाम की 2 और शख्सियतें भी हैं। राजकुमारी के जरिए माइक को पता चलता है कि 22 साल पहले क्रिसमस के तोहफे में मैरी को एक सिरेमिक गुड़िया मिली थी, जबकि पीटर नाम के एक लड़के को एक बड़ा चाकू दिया गया था। उसी रात जब मैरी के माता पिता सो गए तो पीटर, मैरी, राजकुमारी और बिली सबने मिलकर ऊपर की मंजिल पर एक साथ लुका छिपी खेली थी। दूसरी तरफ कहानी संक्षेप में फिर से गॉर्डन पर लौटती है, जो एक बार फिर सड़क के उस पार अकेला बैठा चुपचाप अपने घर को घूर रहा है। इस बार वो अपने दाहिने पैर में हुए एक बेहद दर्दनाक घाव से जूझ रहा है। मंगलवार के दिन गॉर्डन का ध्यान अस्पताल के बाहर बने एक ऐसे गेट पर अटक जाता है जिस पर कई क्रॉस के निशान बने हैं। ऐसा लगता है जैसे उस जगह की कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हो। इसी दौरान बेसमेंट में हैंक को एक दीवार के पीछे छुपे 1880 के दशक के पुराने सिक्के और एक अंगूठी मिलती है, लेकिन उसका लालच तब खौफ में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो दीवार दरअसल एक पुरानी श्मशान भट्टी का हिस्सा है। इसका मतलब था कि वो सिक्के और गहने उन अभागी लाशों के थे जिन्हें दशकों पहले वहां जलाया गया था। दोपहर के खाने के वक्त पूरी टीम एक साथ बैठती है, लेकिन माइक सबसे अलग उसी स्टोरेज रूम में मैरी हॉब्स का थेरेपी टेप सुनता रहता है। अब वो सेशन 5 तक पहुंच चुका है। रिकॉर्डिंग के दौरान मैरी अचानक अपनी आंखें मलना शुरू करती है और धीरे धीरे बिली नाम की अपनी दूसरी पर्सनालिटी में बदल जाती है। डॉक्टर लोनी अलग अलग पर्सनालिटीज से सवाल करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वो मैरी के दिमाग में कहां कहां रहती हैं। बिली बताता है कि राजकुमारी आंखों में रहती है क्योंकि वो सब कुछ देखती है, और राजकुमारी मुंह से बोलती है क्योंकि वो बात करती है। टेप में डॉक्टर लोनी की आवाज गूंजती है, मैरी, लेकिन पलटकर जो जवाब आता है वो मैरी का नहीं था। मैरी के मुंह से एक लड़के की भारी आवाज आती है, नमस्ते सर। डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि अब मैरी के दिमाग पर बिली हावी हो चुका है, इसलिए वो बात को संभालते हुए कहते हैं, ठीक है, नमस्ते बिली। लेकिन जैसे ही डॉक्टर पूछते हैं कि सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी साइमन कहाँ रहता है, कोई भी जवाब आने से पहले रिकॉर्डिंग अचानक कट जाती है। कुछ ही देर बाद जेफ को 1890 के दशक के पुराने मरीजों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उस समय लोगों को बेहद मामूली कारणों से भी इस मेंटल हॉस्पिटल में बंदी बना लिया जाता था, जैसे इमोशनल निराशा या फिर सिर्फ घमंड को ठेस पहुंचना। जैसे जैसे कर्मचारी अपनी सफाई का काम जारी रखते हैं, अस्पताल का यह खौफनाक माहौल इन सब के दिमाग से खेलने लगता है। तभी माइक की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो बाहर का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। वो देखता है कि बाहर खड़ी गॉर्डन की वैन पूरी तरह से खून जैसे लाल रंग से पुती हुई है और उसके चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी हैं। अस्पताल के बाहर कुछ अजीबोगरीब फूल रखे हुए थे, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो या किसी की याद में उन्हें वहां रखा गया हो। इसी बीच हैंक और जेफ गॉर्डन के बदलते बर्ताव के बारे में बात करते हैं। उनका कहना था कि गॉर्डन हमेशा से एक एनर्जेटिक इंसान रहा है जो अपने खतरनाक काम को लेकर भी डटा रहता था, लेकिन जब से वो पिता बना है वो काफी परेशान, चिड़चिड़ा और इमोशनली अनस्टेबल रहने लगा है। दूसरी तरफ गॉर्डन अपनी पत्नी वेंडी को फोन करता है और
उनके बात करने के तरीके से साफ पता चलता है कि उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फोन कटने के बाद गॉर्डन की नजर फील पर पड़ती है, जो अस्पताल के बाहर दो अनजान लोगों से चुपचाप बात कर रहा था। यह देखकर गॉर्डन को फील पर शक होने लगता है, लेकिन असली डर तो रात के अंधेरे में छिपा था। उसी रात पैसों की लालच में हैंक अकेला उस खौफनाक अस्पताल में वापस लौट आता है। उसे उन पुरानी और कीमती चीजों की तलाश थी जो उसे बेसमेंट की दीवार के पीछे मिली थीं। तहखाने के उस घुप अंधेरे में गहराई तक जाने पर उसे पुराने चांदी के दांत, कांच की आंखें और पागलों के दिमाग का ऑपरेशन करने वाले लोबोटॉमी के डरावने औजार मिलते हैं। सन्नाटे में अपना काम करते हुए अचानक उसे दूर कहीं एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। हैंक जानता था कि इतनी रात को इस वीरान इमारत में उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। डर के मारे जब वो वापस भागने लगता है, तभी अंधेरे में से एक खौफनाक और रहस्यमयी साया उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह बुधवार का दिन होता है, लेकिन हैंक काम पर नहीं आता। उसका कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर फिल हैंक की गर्लफ्रेंड एमी को फोन लगाता है। एमी बताती है कि हैंक ने उसे रात में फोन करके कहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है और वो जुआ खेलने मियामी जा रहा है। ये बात सुनकर गॉर्डन का स्ट्रेस और बढ़ जाता है, क्योंकि काम पहले से ही लेट चल रहा था। फिल एक बार फिर हैंक की जगह अपने दोस्त क्रेग को बुलाने की जिद करता है, लेकिन इससे पहले कि गॉर्डन हामी भरता, वो फिल से पूछता है कि कल वो बाहर उन दो अनजान लोगों से क्या बात कर रहा था। फिल इस बात को टालने की कोशिश करता है और दोनों के बीच बहस इतनी बिगड़ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में गॉर्डन वहां से चला जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ की उंगलियों से खून टपक रहा है। वो भटकते हुए क्रॉस के निशान वाले गेट से गुजरकर अस्पताल के पीछे बने एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां एक गिरे हुए पेड़ पर बैठकर वो फिर से वेंडी को फोन करता है और किसी बात के लिए रोते हुए माफी मांगता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि गॉर्डन जिस कब्र के ठीक बगल में बैठा था, वो कब्र नंबर 44 थी, यानी मैरी हॉब्स की कब्र। अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा था। फिल चुपचाप माइक को बताता है कि पिता बनने के बाद से गॉर्डन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और हैंक को तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन जेफ छुपकर उनकी ये बातें सुन लेता है। इसके तुरंत बाद जेफ जाकर गॉर्डन को समझाने और शांत करने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान जेफ वेंडी के बारे में पूछता है और गॉर्डन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि बच्चे की देखभाल ने वेंडी को थका दिया है। भले ही गॉर्डन ऊपर से शांत दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन यह साफ था कि उसके दिमाग में कोई बहुत गहरी और डरावनी बात चल रही है। इसी बीच माइक का मैरी हॉब्स के टेप्स को लेकर जुनून बढ़ता ही जा रहा था। वो ध्यान से उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मैरी को सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इस पागल खाने में डाल दिया गया था। यानी जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तब वो 36 साल की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी खौफनाक जगह पर कैद रहकर बिता दी थी। फाइल्स पढ़ते हुए माइक की नजर एक मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसमें मैरी की छाती पर मिले अजीबोगरीब घावों का जिक्र था। माइक दोबारा टेप चालू करता है। टेप में डॉक्टर लोनी बिली नाम की पर्सनैलिटी से सीधे बात कर रहे थे। वो बिली पर दबाव डालते हैं कि वो साइमन को जगाए ताकि पता चल सके कि 22 साल पहले क्रिसमस की रात असल में क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही साइमन का नाम लिया जाता है, बिली बुरी तरह डर जाता है। वो कांपते हुए हर कीमत पर साइमन को बाहर आने से रोकने की कोशिश करता है। टेप में डॉक्टर लोनी की जिद भरी आवाज आती है, हमें साइमन को जगाना होगा, बिली तुम्हें साइमन को जगाना होगा। साइमन की आवाज सुने बिना ही ये साफ हो चुका था कि मैरी के अंदर मौजूद बाकी सारी पर्सनैलिटीज साइमन के नाम से ही खौफ खाती हैं। दिन ढलने के बाद गॉर्डन अकेले में फील के सामने एक कड़वा और परेशान करने वाला सच कबूल करता है। गॉर्डन बताता है कि जब से उसने ये पागल खाने वाला प्रोजेक्ट लिया है, उसका और वेंडी का झगड़ा चल रहा है। एक रात वेंडी के हाथ से गलती से उबलता हुआ पानी गॉर्डन के पैर पर गिर गया। दर्द और झटके में गॉर्डन ने अपनी ही पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने जिंदगी में पहली बार वेंडी पर हाथ उठाया था और अब वो गहरे गिल्ट में डूबा है। वेंडी ने उसे माफ नहीं किया, जिसके कारण गॉर्डन घर जाने के बजाय एक मोटल में रह रहा है। फील वादा करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। साथ ही फील सफाई देता है कि वो जिन दो लड़कों से बात कर रहा था, वो सिर्फ आवारा लड़के थे जो अस्पताल में पेंटिंग खराब करने आते हैं और उसने सिर्फ उन्हें वहां से भगाया था। बात सुलझने के बाद गॉर्डन मान जाता है कि काम जल्दी खत्म करने के लिए क्रेग को बुला लेना चाहिए। उसी रात गॉर्डन गलती से अस्पताल के बाहर खड़ी अपनी कार में ही सो जाता है। नींद में उसे एक बेहद भयानक सपना आता है। उसे सुनाई देता है कि वही रहस्यमयी आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही है। वो खुद को खून से सने हुए एक खतरनाक सूट में देखता है और वेंडी के उबलते पानी वाले हादसे की चीखें उसके दिमाग को चीरने लगती हैं।
अगले दिन गुरुवार की सुबह फिल सबसे पहले साइट पर पहुंचता है और बताता है कि वो रात भर सो नहीं पाया। काम के दौरान अचानक एक मशीन की लाइट फिर से कट जाती है। जैसे ही माइक बेसमेंट में जाने लगता है, फिल उसे रोक देता है। फिल साफ शब्दों में कहता है कि अब से माइक गॉर्डन की नहीं बल्कि उसकी बात मानेगा, क्योंकि वेंडी वाले हादसे के बाद से गॉर्डन पागल हो चुका है। फील का मानना था कि गॉर्डन के टूटे हुए दिमाग की वजह से काम में देरी हो रही है और वो अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गॉर्डन एक अंधेरे कोने में खड़े होकर चुपचाप फील की ये सारी बातें सुन लेता है। फील ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा था, बल्कि गॉर्डन का सबसे गहरा राज सबके सामने खोल दिया था। इसी बीच बेसमेंट में मशीन को फिर से चालू करने के बाद जेफ के तो होश ही उड़ जाते हैं। अंधेरे में अचानक उसका सामना हैंक से होता है। अजीब बात यह थी कि हैंक ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस रात पहने थे जब वह चोरी छिपे पुराने सिक्के चुराने आया था। हैंक का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बहुत थका हुआ और बीमार लग रहा था, मानो गायब होने के बाद उसके साथ कोई बेहद खौफनाक घटना घटी हो। उसे देखकर जेफ बुरी तरह घबरा जाता है। कुछ ही देर बाद सीन गॉर्डन पर शिफ्ट होता है, जो माइक और फील को अकेले में फुसफुसाते हुए पकड़ लेता है। हालांकि दोनों तुरंत बात पलट देते हैं और दिखावा करते हैं कि वे जेफ के बारे में बात कर रहे थे। माहौल की टेंशन कम करने के लिए गॉर्डन उन्हें लंच ऑर्डर करने को कहता है और फिर लापरवाही से 1880 के दशक का एक पुराना सिक्का उछालकर तय करता है कि खाना लेने कौन जाएगा। तभी जेफ हांफता हुआ दौड़ कर आता है और सबको बताता है कि उसने अभी अभी हैंक को बेसमेंट में देखा है। लेकिन जब वो सब भागकर उस जगह पर जाते हैं तो हैंक बिना कोई सुराग छोड़े रहस्यमयी तरीके से फिर गायब हो चुका था। वहां फर्श पर सिर्फ पुराने सिक्कों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। फिल तुरंत झुंझला जाता है और यह मानने से साफ इनकार कर देता है कि हैंक वहां था। उसका तर्क था कि एमी ने उसे बताया था कि हैंक मियामी जा चुका है। लेकिन गॉर्डन को शक होने लगता है। वो फील को याद दिलाता है कि फोन पर एमी से सिर्फ फील ने ही बात की थी, किसी और ने नहीं। इसका मतलब इस बात का कोई सबूत है ही नहीं कि हैंक ने कभी शहर छोड़ा भी था। गॉर्डन सीधा इल्जाम लगाता है कि फिल उन सब से कोई गहरा राज छुपा रहा है। इससे पहले कि दोनों के बीच बहस हाथापाई में बदलती, अचानक उन्हें अपने ऊपर वाली मंजिल पर किसी के दौड़ने की भारी आवाज सुनाई देती है। यह विश्वास हो जाने पर कि हैंक अभी भी इसी इमारत में है, गॉर्डन सबको अलग अलग होकर उसे ढूंढने का आदेश देता है। गॉर्डन और माइक ऊपर जाते हैं, जबकि फील जेफ के साथ निचले हिस्से के अंधेरे गलियारों में जाता है। बेसमेंट में फील को कहीं दूर से हैंक के हेडफोन का धीमा म्यूजिक सुनाई देता है। जेफ डर के मारे वहीं छुपकर इंतजार करता है और फील आवाज का पीछा करता हुआ अंदर तक जाता है। वहां उसे हैंक का म्यूजिक प्लेयर, उसकी जैकेट और जूते फर्श पर लावारिस पड़े मिलते हैं। यह नजारा बेहद डरावना था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो हैंक अपने कपड़ों के अंदर से ही हवा में गायब हो गया हो। अब देखते हैं माइक को, जो इस पूरी अफरा तफरी से तंग आकर सबसे अलग हो जाता है और वापस उसी स्टोरेज रूम में चला जाता है। उसे किसी भी तरह मैरी हॉब्स की कहानी का अंत जानना था। अब वो आखिरी टेप यानी सेशन 9 पर पहुंच चुका था। टेप में डॉक्टर लोनी बिली पर भारी दबाव डाल रहे थे कि वो बताए 22 साल पहले साइमन ने असल में क्या किया था। माइक ध्यान से सुनते हुए मैरी के दिमाग की अलग अलग पर्सनैलिटीज के नोट्स बनाता है। उसे समझ आ जाता है कि राजकुमारी मासूमियत का प्रतीक है और बिली मैरी को बचाने वाला रक्षक है, लेकिन साइमन का असली मकसद अभी भी एक रहस्य था और यही बात माइक को सच जानने के लिए पागल कर रही थी। उसी समय गॉर्डन हैंक को ढूंढते हुए अस्पताल के खाली गलियारों में भटक रहा है और एक बार फिर उस रहस्यमयी आवाज का पीछा कर रहा है जो लगातार उसका नाम पुकार रही थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। ठीक उसी पल जब टेप में डॉक्टर लोनी साइमन को जगाने की जिद करते हैं, अस्पताल के जनरेटर का तेल खत्म हो जाता है। एक एक करके पूरी बिल्डिंग की लाइट कट जाती है और वो विशाल खौफनाक पागल खाना घुप अंधेरे में डूब जाता है। बेसमेंट में फंसा जेफ अंधेरे के अपने खौफ के कारण पूरी तरह पैनिक कर जाता है और पागलों की तरह आंखें बंद करके गलियारों में भागने लगता है। इसी बीच फिल को अंधेरे में हैंक मिल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला चुपचाप बैठा था और अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे उसका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल ही ना हो। उधर माइक बाहर जाकर जनरेटर में तेल भरता है। जैसे ही लाइट वापस आती है और रिकॉर्डिंग फिर से शुरू होती है, आखिरकार सबसे खौफनाक शख्सियत साइमन पहली बार सामने आता है। टेप से साइमन की भयानक आवाज आती है, नमस्ते डॉक्टर। मैरी के शरीर के जरिए साइमन 22 साल पहले हुए उस भयानक नरसंहार का सच उगलता है। साइमन बताता है कि जब पीटर ने मैरी पर हमला करने की कोशिश की तो मैरी बुरी तरह डर गई। उसी डर से साइमन का जन्म हुआ। साइमन ने सामने आते ही पीटर को बेरहमी से मारा और फिर मैरी के माता पिता का भी कत्ल कर दिया। इस बीच
फिल गॉर्डन को ढूंढते हुए वार्ड ए में पहुंच जाता है, जहां दुनिया के सबसे हिंसक पागलों को रखा जाता था। वहां उसे गलियारे के अंत में वही डरावनी व्हील चेयर दिखती है, लेकिन असली खौफ एक छुपे हुए कमरे में था। वो कमरा पूरी तरह से तस्वीरों से ढका हुआ था। वेंडी, उसकी बच्ची, गॉर्डन और उसके साथियों की तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर पर खून पुता हुआ था, जैसे किसी ने उस कमरे को एक खौफनाक स्मारक बना दिया हो। वहीं दूसरी तरफ जेफ जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर भागकर पार्किंग में पहुंच जाता है। अंधेरे से बाहर आकर वो राहत की सांस लेता है और वॉकी टॉकी पर गॉर्डन को बताता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन तभी अंधेरे से एक रहस्यमयी साया निकलता है और जेफ पर जानलेवा हमला कर देता है। उस रात गॉर्डन फिर से अपनी कार में अकेले सोता है। जब शुक्रवार की सुबह होती है तो फिल गॉर्डन को बताता है कि उसे पता चल गया है कि इस अस्पताल में हो रही इन सारी डरावनी घटनाओं के पीछे असल में किसका हाथ है। कुछ देर बाद हैंक की जगह लेने वाला क्रेग वहां पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे पुराने मनोरंजन कक्ष के फर्श पर खून का एक बहुत बड़ा धब्बा मिलता है, जो चीख चीख कर बता रहा था कि वहां कोई भयानक वारदात हुई है। तभी गॉर्डन को प्लास्टिक में लिपटा हुआ हैंक का शव मिलता है। बैकग्राउंड में गॉर्डन के दिमाग के अंदर फील की आवाज गूंज रही थी, जो उसे नींद से जागने और सच का सामना करने को कह रही थी। गॉर्डन जैसे ही हैंक का चश्मा हटाता है, पूरी फिल्म का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आ जाता है। जो रहस्यमयी आवाज गॉर्डन को शुरू से बुला रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि साइमन था, वही शैतानी शक्ति जिसने दशकों पहले मैरी हॉब्स से उसके परिवार का खून करवाया था। भयानक सच ये था कि इस पूरे समय गॉर्डन खुद साइमन के वश में था। जिस रात हैंक सिक्के लेने आया था, उस पर खुद गॉर्डन ने हमला किया था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पिछले दिन साइमन के पूरी तरह कंट्रोल में आकर गॉर्डन ने अपने ही हाथों फील, जेफ और माइक को भी बेरहमी से मार दिया था। लेकिन फिल्म का सबसे दर्दनाक और शॉकिंग ट्विस्ट तो कुछ और ही था। गॉर्डन ने अपनी पत्नी वेंडी को कभी थप्पड़ मारा ही नहीं था। असलियत में इस सफाई प्रोजेक्ट पर आने से भी बहुत पहले गॉर्डन ने अपनी पत्नी वेंडी, अपनी नवजात बच्ची और यहाँ तक कि अपने कुत्ते को भी बेरहमी से मार दिया था। अचानक से फिल्म की हर एक अजीब घटना का मतलब समझ आने लगता है। वार्ड ए का वो खून से सना हुआ कमरा गॉर्डन ने ही बनाया था, उन लोगों की याद में जिन्हें वो मार चुका था। अब समझ आया कि गॉर्डन घर जाने के बजाय मोटल में क्यों सो रहा था और सड़क के पार से अपने घर को चुपचाप क्यों घूरता रहता था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसका पूरा परिवार उसी के हाथों मारा जा चुका है। पूरी तरह से टूट चुका और पागलपन में डूबा गॉर्डन अपने टूटे हुए फोन से वेंडी को कॉल करने की कोशिश करता है और रोते हुए हर बात के लिए माफी मांगता है। उसी समय मैरी हॉब्स के आखिरी टेप की आवाज गूंजती है। साइमन बताता है कि वो असल में कहाँ रहता है। साइमन कहता है कि वो उन लोगों के दिमाग में रहता है जो इमोशनली कमजोर, टूटे हुए और दर्द में होते हैं। गॉर्डन भारी कर्ज और दिवालिया होने के डर से मानसिक रूप से पहले ही टूट चुका था। साइमन ने उसी पल गॉर्डन के दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। कहानी की सबसे खौफनाक सीख यही है कि अगर आपकी टीम का मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ है, तो भूलकर भी एक प्रेतवाधित मेंटल अस्पताल में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मत लेना।